Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MK Preparation. I am Fatma Hussain and my topic is plasma membrane. तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से लिपिड्स और प्रोटीन है वो फंक्शन कर रहे होते हैं। इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के रोल को देखा जाएगा कि किस तरह से वो सेल सरफेस मार्कर के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद हम रेगुलेशन देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सेल है अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है, हद है प्रोटोप्लास्ट की। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो प्रोटोप्लास्ट लिविंग पार्ट होता है सेल का, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों शामिल है। अब उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाई गई है जो प्रॉपरली सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रही है। देखिए जो जितने भी सेल्स जितने भी जानदार हैं वो किस पे मुश्तमिल होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तमाम सेल्स के इर्द गिर्द बाउंड्री के तौर पे काम कर रही होती है। इसकी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब हम अगर इसकी अक्रेंस के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले देखें कि ये अगर जो भी लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, दोनों सेल्स के अंदर ये पाई जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे बोलते हैं? देखें, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो वाज़िया न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इसके अलावा इसे क्या क्या बोलते हैं? इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसे सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। देखिए इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रही होती है। देखें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि ये एक बैरियर के तौर पे, एक रुकावट के तौर पे काम कर रही है। हर एक को अंदर गुजरने की इजाज़त नहीं दे रही, या हर एक अंदर से बाहर चीज़ को जाने की इजाज़त नहीं देती है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगी और कुछ चीज़ों को अंदर जाने नहीं देगी। मतलब जो भी सेल के अंदर और बाहर की चीज़ें हैं वो सब कंट्रोल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी सेल के अंदर जा रहे हैं सेल के बाहर। देखिए इसको आपको दिखाई हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें दिखाई हुई है आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। इनसाइड भी दिखाई गई है सेल की और आउटसाइड भी आपको सेल की दिखाई गई है। कंपोजिशन की बात करेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन क्या है, देखिए हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस से बनी हुई है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो फास्फोलिपिड बाई लेयर है, ठीक है, ये आपको लेयर नज़र आ रही है, ये वाली और ये वाली, क्या है? फास्फोलिपिड बाई लेयर है। उसके बाद इसमें आपको प्रोटीन, ये प्रोटीन्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, प्रोटीन भी मौजूद होती हैं। अब प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन इसमें कितनी मौजूद है? 60 to 80% जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है, और जो लिपिड्स होते हैं वो 20 to 40% मौजूद हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसमें मौजूद होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको डायग्राम में दिखाया गया। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं। तो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, कम्युनिकेशन। सेल्स ने आपस में अगर कम्युनिकेशन करनी है एक सेल ने दूसरे सेल के साथ, तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्या मुराद है? देखिए जो प्रोटीन होती हैं वो इसमें इरेगुलर मैनर के अंदर अरेंज होती हैं। अब या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे भी मौजूद होती हैं, मतलब बेतरतीब होती हैं। इसीलिए इसे मोज़ेक का जो है नाम दिया गया। और फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी नेचर बिल्कुल फ्लूइड की तरह की होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड पार्टिकल, वो मूव करते रहते हैं। यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड्स भी दिखाए गए हैं। फास्फोलिपिड का देखें जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, क्योंकि इसने जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है। और जो टेल्स होती हैं वो इसकी हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब वाटर से वो वाटर हेटिंग है। नेक्स्ट आपको प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर ये अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसकी जो शेप होती है वो भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिखाए गए हैं और कोलेस्ट्रॉल भी आपको दिखाया गया है, क्योंकि जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स पे इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो ये जो मॉडल होता है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर का, इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो
देखिए इसमें इरेगुलर मैनर में जो प्रोटीन है, या तो वो इसके अंदर कम्प्लीटली मौजूद है, कम्प्लीटली धंसे हुए होते हैं, या फिर पार्शली एम्बेडेड हुए होते हैं। अब ये बिखरे हुए हैं पूरी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इरेगुलर पैटर्न, किस तरह से, लाइक आइसबर्ग। देखें आइसबर्ग जैसे समंदर के अंदर हमें उतना जितना नज़र आ रहा होता है उससे बड़ा हिस्सा है जो वो समंदर के अंदर होता है आइसबर्ग का, ठीक है। इसी तरह जो प्रोटीन होती हैं वो भी इसमें इसी तरह से स्कैटर हुई होती हैं प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स में। अब जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन है वो मुख्तलिफ होती है, प्रोटीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो देखें अगर दोनों सरफेस की बात करें तो दोनों सरफेस के अंदर भी ये मुख्तलिफ होती हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं होती। नेक्स्ट अगर इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो ये 7 नैनोमीटर तक जो है वो ठीक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसके लिपिड्स पार्ट की बात करते हैं तो वो बाई लेयर है। बाई लेयर का मतलब है उसमें दो तह की शक्ल में मौजूद है। अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो इसमें अरेंज हुए होते हैं। अब जो उनकी हाइड्रोफोबिक जो उनके एंड हैं, उसकी जो टेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ होती हैं, और जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो सरफेस के ऊपर अपेयर होता है। उसके बाद सिट्रॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी फास्फोलिपिड बाइलेयर में मौजूद होता है कुछ इंटरवल्स के ऊपर। अब इनका क्या काम होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। ये लिपिड्स के फंक्शन में हम डिटेल में इसको देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है। अगर इसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है। अब जो उसके दोनों फेसिस सरफेसिस हैं वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इन जनरल मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन ड्रिफ्ट साइडवेज इन द फ्लूइड बाइलेयर। अब ज़्यादातर क्या होता है, आमतौर पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो ड्रिफ्टिंग कर रही होती हैं साइड पे फ्लूइड बाइलेयर के अंदर। अब प्रोटीन जो होती हैं वो एक्सट्रिंसिक भी होती हैं और इंट्रिंसिक भी होती हैं, मतलब या तो वो मेरे मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर मौजूद होती हैं या फिर वो मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो फिर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या फिर लिपिड्स के साथ। अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, लेकिन अगर वो लिपिड्स के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। फिलामेंट से साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो भी इसके साथ साथ बिल्कुल इनर साइड पे मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि लिपिड्स का क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो लिपिड्स होते हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करनी होती है मेम्ब्रेन को। इसका मतलब है कि रवानी प्रोवाइड कर रही है ये, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, अगर उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये मोर फ्लूइड बना देंगे उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो मज़ीद फ्लैक्सीबल हो जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल को अगर देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लिपिड्स बाइलेयर को। उसके अलावा इनका काम होता है कि इन्होंने जो रिस्ट्रिक्ट करना होता है एंट्री को, या फिर जब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और ज्वाइन है उनकी मूवमेंट कराने में भी इसने हेल्प करनी होती है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है स्टेबिलिटी के साथ साथ ये जो एंट्री है पोलर मॉलिक्यूल्स की और आयन की उसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल। डायग्राम में देख लें किस तरह से ये सब चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं। अब अगर प्रोटीन के फंक्शन को देखें कि किस तरह से प्रोटीन रोल प्ले कर रही होती है, तो ग्रेट वैरायटी जो है वो प्रोटीन की मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट चैनल के तौर पे काम करती हैं, कैरियर के तौर पे काम करती हैं, या फिर प्रोटीन एंजाइम के तौर पे काम कर रही हैं, रिसेप्टर्स के तौर पे और एंटीजन के तौर पे भी वो काम कर रही होती हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स के तौर पे, तो जो सर्टन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, दी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू दी मेम्ब्रेन। देखिए ये रास्ते का काम कर रही हैं, ये मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने के लिए मूवमेंट में है वो हेल्प कर रही होती हैं जो प्रोटीन्स होती हैं। अब इनका अब इसमें से कुछ चैनल में से तो सब्सटेंस सिंपली मूव कर जाते हैं मेम्ब्रेन के क्रॉस, लेकिन कुछ के साथ क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैरियर के तौर पे काम करती हैं, इसके साथ कंबाइन करती हैं और इसको हेल्प कराती हैं मूवमेंट करने में क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब इसके बाद एंजाइम्स एज अ प्रोटीन्स जो होती हैं वो एज एंजाइम भी वर्किंग कर रही होती हैं। एंजाइम्स आपको पता है क्या करते हैं, एंजाइम रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कराने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो some in plasma membrane proteins have enzymatic functions, for example adenylate cyclase which convert ATP to cyclic AMP, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन होती हैं वो वर्किंग कर रही होती हैं। यहाँ पे डायग्राम में फंक्शन दिखाए हुए हैं कि किस तरह से
प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम कर रही है, एंजाइम के तौर पे और रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही होती है। नेक्स्ट, रिसेप्टर मॉलिक्यूल सम प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। क्या करती हैं? रिसीव करती हैं सिग्नल्स को दूसरे सेल से। अब रिसेप्टर का क्या काम होता है? किसी भी स्टिमुलाई को इसने डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, उसे महसूस करना है। अब इसकी जो है वो रिसेप्टर्स की जो टाइप होती हैं वो स्पेसिफिक, उसकी जो शेप होती है वो भी स्पेसिफिक होती है। बाइंडिंग कर जाते हैं ये मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ, और क्या करते हैं इसके साथ फिर क्या होता है? इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स होगा जो सेल के इनसाइड पे जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा सेल में। अब इसकी मिसाल के तौर पे देखें कि जो हार्मोन होता है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन वो बाइंड कहाँ करता है? उस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके जहाँ पे मतलब उसने टारगेट करना होता है। अब इसके बाद जो प्रोटीन होती है वो एज ए एंटीजन भी काम कर रही होती हैं। अब जो क्या करती हैं, अगर कोई भी सेल है उसको रिकग्नाइज कर लेगी। अगर कोई भी ऐसा सेल है जो फॉरेन एंटीजन है या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है, कुछ भी है, तो ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करेगी, ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इसको रिस्पॉन्स करे और उस सेल को किल करते जो भी फॉरेन एंटीजन है या सेल है, कुछ भी है। अब इनका जो रोल है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का, सेल सरफेस मार्कर देखें, ये टिश्यू बनाने में मदद कर रहे होते हैं। जब जो सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं टिश्यू बनाने के लिए, तो उसको कौन हेल्प करता है? उसको ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब सेल्स की पहचान कराने में भी जो है वो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब कोई भी नेक्स्ट, इसकी जो रेगुलेशन है, किस तरह से अपने माहौल के साथ जो है वो सेल इंटरेक्ट करता है, उसको कराने में भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प कर रही होती है। जितने भी इंट्रैक्शंस होते हैं सेल के इन्वायरमेंट के साथ, उसको हेल्प करती है। तो फर्स्ट देखें, ट्रांसपोर्ट करती है और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कराने में हेल्प कर रही है। अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल से बाहर जाना है, उसमें भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है। कोई भी यूजफुल जो सब्सटेंस है उसको सेल के बाहर सिक्रेट कराना है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद क्या करती है? जनरेट आयनिंग ग्रेडियंट्स। देखें, आयन नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए जो आयनिंग ग्रेडियंट ज़रूरी होता है आयंस का, उसको भी ये करवाने में हेल्प कर रही होती है। लास्ट, मेंटेन अ सूटेबल पीएच। अब जो आयनिक कंसनट्रेशन है, जो पीएच है, उसको भी ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक नॉर्मल पीएच होती है, ऑप्टिमम पीएच होती है, जिसमें जो है वो तमाम एंजाइम जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इसको रेगुलेट करने में भी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है डिफरेंट मटेरियल्स की, सेल के बाहर जा रहे हैं और सेल के अंदर जा रहे हैं प्रोटीन चैनल के तौर पे। ये सारा उसका प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है। फंक्शन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरह से। अब दो तरह से होती है। पहली होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? किसी किस्म की जो एनर्जी है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें अगर सिंपल डिफ्यूजन को देखें तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि सिंपली मॉलिक्यूल्स आउटर और इन में ही मूव कर रहे होते हैं, बाहर भी जा रहे हैं सेल से और सेल के अंदर भी आ रहे होते हैं। इसमें किसी किस्म की जो एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसकी मिसाल में देखते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर की जो डिफ्यूजन है सेल से, जैसे ऑक्सीजन जो सेल के अंदर जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के बाहर डिफ्यूज़ कर रही है, तो ये किस में आ जाएगा? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल डिफ्यूजन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाई हुई है कि किस तरह से। देखें, इसमें भी किसी एनर्जी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं वो हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाने में हेल्प कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल में अगर देखते हैं तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की जो मूविंग होती है ब्लड से सेल में जाने के लिए, ये जो सारी मूवमेंट होती है वो इस तरह से होती है। डायग्राम में भी ये देख सकते हैं आप, प्रोटीन चैनल को इस्तेमाल करते हुए डिफ्यूजन हो रही है। नेक्स्ट आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें क्या होता है? एटीपी इस्तेमाल होती है। इसको कराने के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। अब इसमें क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो हाई से लो की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कंसनट्रेशन के से हाई की तरफ जाते हैं, मतलब अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल में देखें, जो पंपिंग है सोडियम आयंस की आउट और जो पोटाशियम आयन है, इनकी इन
अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सारी जिसको क्या कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। अब इस सारे प्रोसेस के लिए हमें जो है वो एटीपी की ज़रूरत होती है। इसको इस तरह की जो मूवमेंट होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए। अब एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस देखें, एंडो और एक्सोसाइटोसिस दो तरह से होती है। अब सेल या तो अगर सेल ने कुछ बाहर भेजना है या सेल के अंदर जाना है तो वो किस तरह से होता है, देखें पहले एक्सोसाइटोसिस देख लें। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल कुछ भी अंदर से बाहर रिलीज करता है। अब वो डेड सेल्स हो सकते हैं, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको वो सेल से बाहर मूव करवाना चाहता है। तो इसमें क्या करेगा, सबसे पहले सेल के अंदर एक वेजिकल बनाई जाती है। अब वो वेजिकल क्या करती है, वेजिकल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास चली जाती है। अब उसके बाद उस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर सिक्रीट करा दिया जाता है और मॉलिक्यूल जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी पहले थी। इस तरह से जो कोई भी मटेरियल होगा वो सेल से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट एंडोसाइटोसिस को अगर देखें, एंडो का मतलब भी एक्सो जैसे बाहर जा रहा था, एंडो का मतलब अंदर आना है। अब कुछ भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उनको अंदर ले के जाने के लिए हम एंडोसाइटोसिस को इस्तेमाल करते हैं। मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास आ जाएंगे। अब ये क्या करेगी, अंदर की तरफ पिंचिंग शुरू कर देती है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ भी वेजिकल बन जाएगी और वो वेजिकल क्या करेगी, सेल के अंदर चली जाएगी। कोई भी यूजफुल मटेरियल होगा उसको इस तरह से सेल के अंदर लेके जाया जाता है। लास्ट में है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस देखें, इसमें जो है सेल की ईटिंग सॉलिड पार्टिकल को जो है सो सेल इनगल्फ करता है, ठीक है, उसको अंदर लेके जाता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया, डेड टिश्यू है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो वो सेल क्या करेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले जाएगा, ठीक है, जैसे डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है फैगोसाइटोसिस। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, खुदा हाफिज़।